नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी पहचान बना रहा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। चलिए डालते हैं सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। राजनांदगांव की बेटी की बड़ी उपलब्धि, ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में बढ़ाया प्रदेश का गौरव। मध्य प्रदेश को हराकर जीता गोल्ड। नेहा यादव ने तेलंगाना में मारी बाजी। राजधानी रायपुर में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए फिर बसें संचालित करने का बन रहा प्लान। कोरोना काल के बाद फिर रीटेंडर की प्रक्रिया शुरू। जल्द मिलेगा जनता को 77 बसों का तोहफा। चिरमिरी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सीसी रोड। 12 लाख खर्चा करने के बाद महीने भर में आई सड़क में दरार। शिकायत के बाद प्रभारी कमिश्नर ने दिए जांच के निर्देश। तकनीकी जांच के बाद होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में राजनांदगांव की बेटी नेहा यादव ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नेहा यादव ने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर न केवल राजनांदगांव बल्कि साथ पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। नेहा यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता का खिताब हासिल कर वे सरकारी पीटीआई एवं रेलवे के क्षेत्र में कार्य करना चाहती हैं। कहा जाता है कि अगर हौसला बुलंद हो तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं होता। इस कहावत को राजनांदगांव की बेटी नेहा यादव ने साबित कर दिखाया है। तेलंगाना में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था, जिसमें राजनांदगांव के रॉयल कराटे एकेडमी से सिहान आदिल खान द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने छत्तीसगढ़ कराटे फेडरेशन की तरफ से शामिल हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले से नेहा यादव ने भी हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में नेहा यादव ने साहस दिखाते हुए अपने प्रतिद्वंदी सीनियर वर्ग कैटेगरी मध्य प्रदेश को हराते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम प्रथम स्थान में दर्ज कराया, जिससे पूरा छत्तीसगढ़ नेहा की इस सफलता से गौरवान्वित है। नेहा ने बताया कि प्रतियोगिता में उनका अच्छा अनुभव रहा। दूसरे राज्य से आए बच्चों से भी काफी कुछ सीखने को मिला। साथ ही नेहा ने बताया कि वे अलेक्जेंडर से काफी प्रेरित हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वहाँ सभी स्टेट के बच्चे आए थे, जिनको देख के हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, अनुभव किया और नए चीज़ जानने को मिला, नए टेक्निक्स देखे हम लोगों ने। और वहाँ पे हम लोगों को रेफरशिप का भी बहुत जानकारी हुआ कि वहाँ पे कैसे होता है, क्या नहीं होता है। और बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का एक्सपीरियंस, जिसमें से मैंने गोल्ड मेडल जीता, मेरे को 50,000 की राशि मिली। इसने सिल्वर मेडल जीता और इसको 20,000 की राशि मिली। इसने भी मेडल जीता, इसको लगभग 10,000 की राशि मिली है। और इसने भी मेडल जीता, ये जूनियर वर्ग में था, सब जूनियर में, तो इसको 5,000 की राशि मिली है। और बहुत ही सपोर्ट रहा। हमारे जो ऊपर है सर बैठे हुए, प्रेसिडेंट सर, वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत हम लोगों को उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद नेहा यादव को गोल्ड मेडल के साथ 50,000 की नगद राशि प्रदान की गई। साथ ही जूनियर वर्ग बालिका में मोनिका डिमर को सिल्वर मेडल के साथ 20,000 की राशि और बालक वर्ग में ओम राजपूत को सिल्वर मेडल के साथ 5,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस उपलब्धि के लिए राजनांदगांव के स्पोर्ट्स जगत के सभी खेल प्रेमियों और शिक्षकों ने आदिल खान को भी बधाई दी है। एक कोच को जो खुशी मिलती है, हमारा बच्चा जो हम पसीना बहाते हैं, सिखाते हैं और वो सीखने के बाद में नेशनल लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करती है और वहाँ पे जाके सारे स्टेट को हराते हुए जब वो अचीव करती है गोल्ड मेडल और प्राइज़ जीतती है, तो जो प्राउड जो होता है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जो प्राउड महसूस होता है। और मैं अब ये बच्ची का जो सपना है, मैंने यही सोच के इसको बचपन से लिया था ताकि ये नेशनल लेवल और इंडिया में अपना नाम रोशन करे। और बचपन से मेरे पास में कराटे कर रही है और आज जो इसने मुझे खुशी की अनुभव कराया है वो मतलब उसका कोई मोल नहीं है। और वही मेरा प्रयास है कि मैं लगातार सारे मेरे रॉयल कराटे एकेडमी के बच्चों को हमारे छत्तीसगढ़ कराटे फेडरेशन की तरफ से मैं जो है इंडिया लेवल काई के द्वारा आगे बढ़ाते जाऊं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से कुणाल जंघेल के साथ ऐश्वर्य श्याम। राजधानी रायपुर में एक बार फिर कोरोना काल के बाद 2 साल से बंद पड़े 77 बसों को शुरू किया जा रहा है। बसों की सुविधा का लाभ शहरवासियों को मिल सके, इसके लिए नगर निगम ने रीटेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में हैं, जहां पर सिटी बस का हम यहाँ जो यात्री हैं उससे हम जानते हैं और जो यात्री को लेकर के जो सुविधा होती है, क्या क्या सुविधा होती है, और यहाँ पर जो कंडक्टर है उससे बात करते हैं कि जो सिटी बस को लेकर संचालन को लेकर के तमाम जो गतिविधियाँ हैं कैसे चल रही है। भैया आप बताएंगे जो आपकी बस है कहाँ तक चल रही है, कैसे कौन से रूट पर चल रही है और क्या क्या? ये बस अभी रायपुर रेलवे से खरोरा तक चलती है। पंडरी, मोआ, सड्डू, दोंदे विधानसभा
आखिरी स्टॉपेज खरोरा तक। क्या टाइमिंग क्या भी है इसका, जो आने का जो है, जाने का जो टाइमिंग? ये सुबह 6:30 बजे से हर 15 मिनट में खरोरा के लिए 3-4 रूट में गाड़ी चल रहा है भैया। एक घड़ी चौक से धरसीवा के लिए, और ये कि रेलवे से मंदिर सौल, रेलवे से पलौद, और इतना ही पता है मेरे को। भैया जो अपन यात्री से जो चलानी करते हैं, जो टिकट लेते हैं, क्या पर किलोमीटर हिसाब से अपन चार्ज पड़ता है? वही हर किलोमीटर 1 से 1.5 रुपये के हिसाब से चार्ज है। गवर्नमेंट कार्ड के हिसाब से तो 80 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पड़ना था, लेकिन 1.5 रुपये वो एक्स्ट्रा क्यों ले जा रहे हैं? अब वो पता नहीं भैया, यहाँ से जैसे मेकाहारा है, मेकाहारा का कितना 5 रुपये ऐसा। किलोमीटर क्या है, पर किलोमीटर 80 पैसा गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, केंद्र सरकार निर्धारित किया है, तो उसको लेकर के जो रेट की बात होती है तो 1 से 1.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये शासन को जो राजस्व की बात हो रही है, कहीं ना कहीं 1.5 रुपया मेरे को पक्का पता नहीं है, आप ऑफिस में जाके पूछ सकते हो उसके बारे में। डॉक्टर पैसा इसमें दिखाता है ना, कितना पैसा हिसाब से? इसमें किलोमीटर तो नहीं, सीधा गांव का नाम रहता है और रेट रहता है। किलोमीटर जो रेट पड़ता है उस हिसाब से तो विधानसभा यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? विधानसभा का यहाँ से 20 रुपये है, उस हिसाब से। खरोड़ा क्या रिचार्ज है अपने? खरोरा अपने में 40 रुपये है। पैनिक बटन लगाना था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो कोई दिक्कतें हो तो पैनिक बटन दबाए, वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँच जाए, तो उसके लिए क्या सुविधा है, आप क्या किए हैं? अब ऐसा तो कुछ नहीं है भैया इसमें। ना सीसी कैमरा चल रहा है, ना ही डिस्प्ले अलाउड हो रहा है, और ना ही अनाउंसमेंट हो रहा है, तो ऐसे में जो है काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ता है। उसके बारे में सिर्फ वहीं ऑफिस से जानकारी दे सकते हैं भाई। कौन संचालन कौन करता है इसका? मनीष ट्रेवल, चालक का नाम? मनीष है। रेलवे स्टेशन से माता कौशल्या जाती है, पापाडी, देवेंद्र नगर, मेकाहारा, घड़ी चौक, तेलीबांधा, VIP चौक, सिटी मॉल होते हुए जोरा होती हुए सीधा मंदिर से चंदखोरी तक के जाती है। जो वहाँ से जो आने वाले हैं स्टेशन में, उनको अगर सिटी में जाने हैं तो सिटी के लिए क्या सुविधा देते हैं आप? वहाँ पे हम स्टेशन में अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट कहाँ करते हैं जो यात्री? स्टेशन में माइक द्वारा अनाउंसमेंट करते हैं, यात्रियों को बताते हैं, सस्ता सुलभ साधन बताते हैं। कितने बस सिटी से होके अंदर से होकर गुजरती हैं? अभी 14 बसें चल रही है, 14 इस रूट में चल रही है, वहाँ 4 और खरोरा में चल रही है 12 बसें। टोटल कितनी बस चल रही हैं? टोटल अभी 12, 24, 40 बस है। यात्रा करते हैं तो परिवहन विभाग के द्वारा पैनिक बटन लगाने का आदेश है, डिस्प्ले और मनोरंजन के लिए गाना चलने का आदेश है, सीसी कैमरा चलता नहीं है, तो क्या ऐसी सुविधा को लेकर के आके दिक्कतें होगी कल के दिन, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जिम्मेदारी उसकी संचालन की होगी सर, है कि नहीं, लगाना करना बड़े अधिकारियों की होगी। अब सफ़र कर रहे हैं, जो सिटी बस में जो सुविधा होनी चाहिए है उसमें वो सुविधा नहीं है। वहाँ पर मंदिर ये सिटी बस जो यहाँ लगती है, वहाँ पर स्टैंड नहीं है बैठने के। यात्रियों को खड़े खड़े धूपा में रहते हैं, बरसात में खड़े खड़े रहते हैं। फिर मंदिर में जाओ, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी स्टैंड नहीं है। आप रोजाना यात्रा करते हैं, कहाँ से कहाँ तक यात्रा करते हैं? ये रेलवे स्टेशन से मंदिर हसौद। क्या चार्ज लेते हैं आपसे? चार्ज तो 25 रुपये हैं, लेकिन नियम देखा जाए तो वहाँ पे तो 15 से 20 रुपये का रेट है, आप 5 या 7 में जो सब देता है जो हम भी देते हैं। 80 पैसा पर किलोमीटर हिसाब से रेट है यहाँ सिटी बस में, लेकिन अधिक एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है आपसे। ये वही तो है, ये मंदिर हसौद से बैठा हूँ। बिल्कुल, पहले जो है बता रहे 15 रुपये था, आप चार्ज बढ़ा दिए, जबकि नियम है कि सरकार की योजना का जो सिटी बस का जो संचालन करते हैं 80 पैसा पर किलोमीटर रेट लगना है, लेकिन अब उसको बढ़ा के 80 पैसा से 1.5 रुपये पर किलोमीटर बढ़ा दिया है। तो सफ़र कर रहे हैं यात्री से, हर यात्री से 10 से 15 रुपये एक्स्ट्रा पैसा ले जा रहे हैं। आप देखोगे जो बस स्टैंड होने चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है वो किसके जेब में जा रहा है? वो तो हमारे कहीं बताएगा, जो टिकट दे रहे हैं वो तो वहीं जा रहा है कंपनी। टिकट ले रहे हो, टिकट में पहले 80 पैसा किलोमीटर, अब 1.5 रुपये पर किलोमीटर ले रहे हैं। अब वो डालेंगे सर, अपन तो कुछ नहीं कर सकते, जो बताएंगे आप, जैसे गाइडलाइन देंगे वैसा करेंगे हम।
ना ही यहाँ पे पैनिक बटन लगी हुई है, ना ही सुरक्षा के लेकर कोई कड़ी इंतजाम है। यहाँ पे जो तमाम लाखों हजारों यात्री यहाँ सफ़र करते हैं, उसके बावजूद भी सफ़र करने के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे ऐसे में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उसको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अरे दिक्कतों का सामना तो अच्छी सुविधा है, अच्छी सुविधा का फ़ायदा मिल रहा है यात्रियों को। थोड़ा सा बैठने उठने की सुविधा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं। बढ़िया है, सस्ता सुलभ और बढ़िया साधन है सिटी बस एकमात्र रायपुर शहर में। ये लगातार सिटी बस संचालन कर रहे हैं, ना ही हेडलाइट ठीक से है, लाइटिंग ठीक से नहीं है, ना ही एसी बस के भी यहाँ पे अलाटमेंट है, एसी बस में नहीं चल रही है। तो ऐसे में काफ़ी कंडम स्थिति में जो बस की स्थिति दिख रही है वो देखने को है, और न ही इसमें कहीं बड़ी घटना आगे होने की संभावना भी दिखाई जा रही है। महानगरों में सिटी बस की संचालन बहुत साफ सुथरा और सुगम रहता है। यहाँ पे सिटी बस की स्थिति पूरा कंडम स्थिति है। क्या कंडम है, सही बोल रहे हैं। ढंग का काम नहीं होता गाड़ी का, है ना। गाड़ी भी पुराना हो गया है, देख ही रहे हो पोजीशन। करोड़ों 10-15 साल का पुराना हो गया। मेंटेनेंस के नाम में हर महीना कराया जाता है, लेकिन उसका पैसा जो है किसी प्रशासनिक अधिकारी या फिर ठेकेदार के जेब में जा रहा है। सरकार जाने, अपने को क्या है, अपने को चलाने से मतलब है। अपन थोड़ी जानते हैं कि कौन ठीक है, कौन क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर दुर्घटना होती है तो उसके जवाबदार कौन होंगे? अब इसके जवाबदार भैया देखो ठेकेदारी होंगे, क्योंकि चलवाव हो रहे हैं। हम लोग को चलना है, सिर्फ ड्यूटी काम करना है। ऐसी स्थिति में आप कहीं परिवार है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है आपके साथ, खुदा न खास्ता कुछ हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा क्या ठेकेदार लेगा? क्यों नहीं लेगा भैया, जब उसके हिसाब उसके सामने साथ में होगा गाड़ी के, ठेकेदार का गाड़ी में। आवाज़ क्यों उठा रहे हैं कि गाड़ी में इतना कंडम स्थिति है, चलाने में दिक्कतें होती है, तो सामना बनाने के लिए क्यों नहीं बोलते? अब इसको तो सब सेठ लोग भी बोलते हैं सरकार को, तो बाकी गाड़ी तो सब कंडम है, ये जानते हैं सरकार भी, इसलिए मेंटेनेंस करवा के चला रहे हैं। कह सकते हैं जो सिटी बस का संचालन जो अभी जो हो रहा है, काफ़ी शासन के जो नियमों को ताक में रखते हुए, अनदेखा करते हुए यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है, और लगातार जो यात्री को यहाँ पे हाथ पहुँच भर के, एक साथ भर के यात्री को ले जाया जा रहा है। तो सिटी बस का संचालन जो होता है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखने वाली बात हो कि इसको लेकर के प्रशासन जो है कितनी सख्त होती है और इसमें कितनी कार्रवाई करती है। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम नीलमलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि विधानसभा चुनाव के लिए एक अधिकारी की देखरेख में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जबकि इसके परिणाम के लिए होने वाली मतगणना किसी अन्य अधिकारी की निगरानी में होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाडले माने जाने वाले प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस को 30 नवंबर को होने वाले रिटायरमेंट की स्थिति के चलते यह समीकरण बन रहे हैं। बैस को 2 बार 6 माह के लिए सेवा वृद्धि दी जा चुकी है। यह सेवा वृद्धि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दी है। अभी प्रदेश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में अब अगले मुख्य सचिव के नाम का फैसला चुनाव आयोग की अनुमति से ही लिया जाएगा कि इकबाल सिंह बैस को तीसरे सेवा वृद्धि दी जाए या फिर वरिष्ठता के आधार पर नए अधिकारी को प्रभार दिए जाए। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव के पद की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। प्रदेश में अगले मुख्य सचिव के नाम को लेकर जल्द निर्णय हो सकता है। 3 दिसंबर को प्रदेश में मतगणना है। ऐसे में यदि इकबाल सिंह बैस को सेवा वृद्धि दी जाती है तो 1 माह के लिए होगी। दरअसल दिसंबर के पहले सप्ताह में 16वीं विधानसभा गठित हो जाएगी। नई सरकार अपने हिसाब से मुख्य सचिव बनाएगी। वहीं यदि किसी अधिकारी को प्रभारी सीएस बनाया जाता है तो यह पहली बार होगा कि एक सीएस की निगरानी में मतदान और दूसरे की देखरेख में मतगणना होगी। सीएस इकबाल सिंह बैस के बाद वरिष्ठता में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अजय तिर्की, 1988 बैच के संजय बंदोपाध्याय और 1988 बैच के आईएएस वीरा राणा हैं। इसमें से अजय तिर्की और संजय बंदोपाध्याय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। राणा के बाद 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन आते हैं। वे भी अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हैं। इसके बाद मोहम्मद सुलेमान का नंबर आता है। इसी तरह 1990 बैच के आईएएस डॉक्टर राजेश रजौरा का नाम भी अगले प्रमुख सचिव के नाम के तौर पर शामिल किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। भिलाई जामुल थाना क्षेत्र के शंकर नगर छावनी स्थित एक फर्नीचर फैक्ट्री में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
शुक्रवार की सुबह भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब छावनी स्थित एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से लोगों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसको देखते हुए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 से 5 गाड़ियां लेकर पहुंची, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग को काबू पाते ही फैक्ट्री में लाखों का मटेरियल जलकर खाक हो गया था। वही आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना फैक्ट्री मालिक को दी। फैक्ट्री में लकड़ी के हर तरह फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि आग लगने से 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका है। वहीं आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि रात को बंद करते समय मेन कटआउट निकाल दिया गया था और किसी प्रकार का दिया भी नहीं लगाया गया। फैक्ट्री मालिक को संदेह है कि घटना के पीछे किसी का हाथ है। फिलहाल हादसे की जामुल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जामुल थाना क्षेत्र में 112 के माध्यम से आग लगने का सूचना आया। सूचना तस्दीक किया तो संतोष शर्मा करके व्यक्ति के फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगा हुआ था, जिसको थाना पेट्रोलिंग एवं दमकल की गाड़ियों के माध्यम से बुझाया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भिलाई से सोमनाथ साहू। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी की विकास की गाथा की कहानी कुछ अजीब सी है। जानकर आश्चर्य होगा कि अभी महीना भर पहले 12 लाख रुपए से अधिक की राशि से बनी सीसी सड़क भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई, लेकिन उसकी जांच की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 28, जो कि महापौर कंचन जायसवाल का वार्ड है, जहां पर अभी कुछ महीने पहले 12 लाख रुपए की अधिक राशि से सीसी सड़क का निर्माण कराया गया था। गुणवत्ता विहीन सीसी सड़क निर्माण होने के साथ ही सड़क में जगह जगह दरारें आ गई हैं, सड़क उखड़ने लगी है। लेकिन इतनी बड़ी राशि से सड़क निर्माण के कार्य में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी जमकर चली है। इसी कारण कुछ ही महीने भर में सड़क गुणवत्ता विहीन होकर खुद ही अपनी पोल खोल रही है। गुणवत्ता विहीन सड़क के मामले में बीएस मरकाम प्रभारी कमिश्नर ने बताया कि मामला जैसे कि सामने आया है, उसके लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर टेक्निकल टीम अब इसकी जांच करेगी। ये मेरे संज्ञान में आया है और संज्ञान में आते ही मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जांच के निर्देश मैंने दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट जैसे आती है उसको कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि गुणवत्ता विहीन और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी सीसी सड़क पर उच्च अधिकारी किस प्रकार से संज्ञान लेते हैं, या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से अविनाश चंद्र। भिलाई वार्ड क्रमांक 64 में युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे ने थाने के अंदर मारपीट की थी, जिसको लेकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दरअसल पूरा मामला भिलाई का है, जहां पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे ने थाने के अंदर शुक्रवार को सुबह सतपाल नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद युवक सेक्टर 10 स्थित मोबाइल टावर में चढ़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आनंद फार्म में पुलिस ने दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़ित सतपाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में भिलाई नगर सीएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी ने बताया कि सेक्टर 10 क्वार्टर नंबर 9वीं सड़क में 40 निवासी सतपाल सिंह को 19 नवंबर की रात कॉल कर सेक्टर 9 चौक में बुलाया गया। इस दौरान पार्षद अभय सोनी, अमन सोनी और उनके साथियों ने मिलकर सतपाल के साथ जोरदार मारपीट किया। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी लगने पर सिख समाज के लोग थाने पहुंचकर पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे के खिलाफ अपराध कायम कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दबाव को देख भिलाई नगर पुलिस ने देर रात मामले में कार्रवाई की। नगर पुलिस पार्षद अभय और उसके बेटे तक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोपियों ने थाना परिसर में ही पीड़ित सतपाल सिंह के साथ मारपीट करने लगे और उसकी पगड़ी तक को खोल दिया, जिस पर मामला बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया। 3 दिन पहले की घटना थी, जिसपे हम लोगों ने उनके बयान के लिए बुलाया हुआ था। वो परसों बयान शाम को दिए हुए हैं और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने उन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
लेकिन थाने में मारपीट के बाद जिस तरह से आक्रोश हुआ, जैसे सिख समाज की बात हो या फिर सतनाम सिंह की बात हो, पार्षद क्या आरोपी सिद्ध हुआ था या फिर जिस तरह से केस दर्ज कराया गया था दोनों तरफ से? FIR दर्ज हुआ था, जांच की जा रही थी और हम लोगों ने इनसे भी कहा हुआ था सतपाल सिंह जी से कि आप बयान दीजिए और कौन कौन व्यक्ति हैं उनके नाम बताइए। इनके द्वारा भी बयान देने में थोड़ा सा लेट किया जा रहा था, विलम्ब किया जा रहा था। जैसे इन्होंने बयान दिया है, हम लोगों ने उसके आरोपी की गिरफ्तारी के पता तलाश कर रहे थे और आज आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। आरोपी दोनों बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भिलाई से सोमनाथ साहू। पन्ना टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर भागा खूंखार हाथी राम बहादुर को पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। बता दें कि हाथी राम बहादुर मद होने की वजह से चेन तोड़कर भाग गया था, जिस वजह से पूरे दिन पन्ना टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट के आने जाने पर भी प्रतिबंध रहा। इस खूंखार हाथी ने पूर्व में एक रेंजर और एक महावत को कुचलकर मौत के घाट भी उतार चुका है, जिसके चलते पन्ना टाइगर GGV रिजर्व के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से टूरिस्ट का आना जाना पुख्ता प्रतिबंध कर दिया गया था। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों का बड़ा महत्व है और हाथियों के सहारे बाघों को ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, जिसके चलते पन्ना टाइगर रिजर्व में करीब 16 हाथी हैं। उनमें से एक हाथी राम बहादुर भी है, जो मद होने की वजह से लोहे की मजबूत चैन को भी तोड़कर भाग गया है। क्योंकि यह हाथी पूर्व में एक रेंजर और महावत को कुचलकर मौत के घाट उतार चुका है, इसीलिए टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस खूंखार हाथी को पकड़ लिया है। हाथी अभी भी मद में बताया जा रहा है। नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो हमारे डोमेस्टिक हाथी हैं उसमें से एक हाथी राम बहादुर, जो कि हमारे तालगांव क्षेत्र में उसको रखा गया था, और वह जो हाथी है उसका चैन जो है, उसका चैन जो थोड़ा लूज था, इस कारण से वो वहाँ अपने इस निश्चित स्थान है वहाँ पर ना मिलके कहीं और चला गया था। लेकिन गुमान नहीं था, पता था कि किस स्थान में है, और वह चूँकि हाथी इस समय मद में है, इसलिए काफ़ी दूर रख के उससे हम लोग उसको पता कर रहे थे कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। पूर्व में भी यह जो हाथी है जब मद की स्थिति में रहते हैं तो उस समय निश्चित तौर पर अटैक भी करते हैं, और पूर्व में ये हाथी एक रेजब से जो उसका जो महावत था उसके पूर्व में उसकी मृत्यु हो चुकी है इसके कारण में। इंडिया टाउन न्यूज के लिए पन्ना से मुकेश कुमार विश्वकर्मा। खैरागढ़ में बीजेपी ने गुरुवार को विधानसभा की समीक्षा बैठक की, जिसमें बूथवार सभी नेताओं से जानकारी लेते हुए कहा गया कि खैरागढ़ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह की जीत सुनिश्चित है। बैठक में भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि चुनाव के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही होगी तो नाराजगी ना रखें, मेरे मन में हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए सम्मान है। विधानसभा चुनाव के समापन के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं। ऐसे में परिणाम सामने आने से पहले ही भाजपा ने गुरुवार को खैरागढ़ में विधानसभा की समीक्षा बैठक की, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस दौरान प्रदेश मंत्री जगदीश रोहरा ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये अपने आप में उदाहरण है कि कार्यकर्ताओं ने जी जान से काम किया है। विक्रांत जी ने जो मेहनत की थी उसको साकार कर रहे हैं कार्यकर्ता। प्रदेश में जो अभी तक जानकारी आ रही है 50 से 55 सीट स्पष्ट दिख रही हैं और जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वहीं बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष घम्मन साहू ने बताया कि हमें भीतरघात की जानकारी मिली है, जानकारी की पुष्टि होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। देखिए, चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई बात सामने आया था कि कुछ कार्यकर्ता हमारे अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ भीतरघात किए हैं। एक का जानकारी हुआ और उनका विधिवत नोटिस दिए और नोटिस के बाद उनको 6 साल के लिए निष्कासन की भी कार्रवाई जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश की सत्ता किसके हाथ आएगी ये देखने वाली बात होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा। ये थी अब तक की खबरें। पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।